नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जो कि अधिगम से संबंध रखता है। अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलोव नामक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशनल रिस्पांस थियरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस या अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेस रखता है तथा ये प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आना या तेज शोर सुनने पर डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं, जिनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन या शोर के सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक है। जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनल रिस्पांस कहते हैं, देने लगता है। तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित हो गया है। पावलोव का प्रयोग, पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत को भलीभांति समझने के लिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पी पावलोव के प्रयोगों को समझना आवश्यक है। आइए देखते हैं। पावलोव वास्तव में एक शरीर विज्ञानी फिजियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पाचक क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया। उसने कुत्ते के लार स्राव सैलिवरी सिक्रेशंस के ऊपर अनेक प्रयोग किए थे। अपने प्रयोग के दौरान संयोगवश उसने पाया कि कुत्तों के लिए खाना लाने वाले नौकरों की पदचाप सुनकर कुत्तों के मुंह में लार सलाइवा आने लगती थी। खाने से पूर्व ही लार आने की प्रक्रिया से ही उसने सीखने की क्लासिकल अनुबंधन प्रक्रिया को पहचाना एवं सीखने के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में बांटा। पहला, स्वाभाविक अनुक्रियाएं, जो जन्मजात इनेट व जैविकीय प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होती हैं, तथा दूसरा, अस्वाभाविक अनुक्रियाएं, जो अर्जित यानी एक्वायर्ड व मनोवैज्ञानिक साइकिक रिफ्लेक्सेस होती हैं। पावलोव का प्रयोग मुंह में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। मुंह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियां मुंह से लार छोड़ती हैं तथा यह जन्मजात जैविकी और हमेशा होने वाली प्रतिक्रिया है। इसलिए भोजन को स्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस तथा लार आने को अस्वाभाविक या अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनल रिस्पांस कहा जाता है। भोजन एक अनुबंधित उद्दीपक इसलिए है क्योंकि इसकी अनुक्रिया किसी अन्य बात से संबंधित नहीं है तथा लार के आने को अनुबंधित अनुक्रिया अनकंडीशनल रिस्पांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन की उपस्थिति में यह प्राकृतिक जन्मजात व स्वाभाविक क्रिया है, जिसके लिए किसी विशेष दशा की आवश्यकता नहीं है। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्तों को भोजन देते समय घंटी की आवाज़ करनी प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज़ की तथा खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्तों के मुंह में लार आ गई। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्तों ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से संबंधित या अनुबंधित कर लिया है। दूसरे शब्दों में, कुत्ते ने सीख लिया है कि घंटी की
आवाज़ भोजन आने का संकेत है तथा उनके मुंह में लार आ जाती है चाहे भोजन नहीं आता है। दोस्तों, निसंदेह पावलियन अनुबंधन के 4 मुख्य अंग हैं। पहला है स्वाभाविक उद्दीपक, नेचुरल और अनकंडीशनल स्टिमुलस। दूसरा है स्वाभाविक अनुक्रिया, नेचुरल और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तीसरा अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनल स्टिमुलस। तथा चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स, जिन्हें क्रमशः यूसीएस यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूसीआर यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस और सीआर को कंडीशनल रिस्पॉन्स अक्षरों से व्यक्त करते हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में अनुबंधन से पूर्व देखा कि यदि घंटी बजाई जाती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसके बाद यदि अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आता है, यानी यदि भोजन जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से लार आती है जो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनुबंधन के दौरान क्या किया, पावलोव ने घंटी बजाने के साथ ही भोजन दिया, यानी कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को एक साथ प्रस्तुत किया तो देखा गया कि जो है लार आ गई, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स उत्पन्न हुआ। अनुबंधन के बाद देखा गया कि केवल घंटी बजाने से ही लार आ जाती है, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स होने लगता है। अनुकूलन कैसे होता देखते हैं दोस्तों, यानी कंडीशनिंग कैसे होती है। इस चित्र में दिखाया गया है एक फ्लो चार्ट के रूप में। जैसे जब भोजन जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है तो लार आना अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, जो कि स्वाभाविक रूप से लार आ जाती है। इसके बाद जब भोजन के साथ जो है घंटे की आवाज़ की जाती है तो भी लार आना क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। बाद में कंडीशनिंग के बाद क्या होता है कि घंटी की आवाज़ जो कि कंडीशनल स्टिमुलस है को यानी केवल घंटी की आवाज़ की जाती है तो भी लार आ जाती है, यानी कंडीशनल स्टिमुलस का अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक जब अनुकूलन की स्थिति आ जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर भी जो है स्वाभाविक अनुक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इस प्रयोग से स्पष्ट है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आ जाते हैं तथा केवल अप्राकृतिक उद्दीपक के प्रस्तुत करने पर ही जीव संबंधित स्वाभाविक उद्दीपक को अनुक्रिया देने लगता है। क्लासिकल अनुबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग के उपरांत पशुओं एवं बच्चों पर अनेक प्रयोग किए गए। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन ने पावलोव के सिद्धांत का प्रबल समर्थन किया। दोस्तों, अनुबंधन की दशाएं देख लेते हैं। कंडीशंस फॉर कंडीशनिंग्स क्या होती हैं। अधिगम के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन के लिए 4 दशाएं महत्वपूर्ण हैं। पहली, स्वाभाविक उद्दीपक व अनुक्रिया का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। पहले अस्वाभाविक उद्दीपक, उसके पश्चात स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए तथा इसके उपरांत अनुक्रिया होनी चाहिए। अस्वाभाविक उद्दीपक की प्रस्तुत के लगभग आधा सेकंड के उपरांत स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि यह समय अंतराल कम या अधिक होता है तो सीखना प्रभावशाली नहीं होता है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक अननेचुरल स्टिमुलस जैसे कि घंटी बजाई गई थी कि आधा सेकंड के बाद स्वाभाविक उद्दीपक यानी जैसे कि भोजन प्रस्तुत किया जाए तो अनुक्रिया होना अधिक संभव होता है। दूसरा है, स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यदि
अस्वाभाविक उद्दीपक अधिक शक्तिशाली होगा तो जीव स्वाभाविक उद्दीपक पर ध्यान नहीं देगा। अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनेक बार दोहराना होगा, तभी अनुबंधन होगा एवं अस्वाभाविक उद्दीपक में स्वाभाविक उद्दीपक के गुण आएंगे। चौथा, अनुबंधन के समय उपयुक्त परिस्थितियां होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुबंधन के समय कोई बाह्य अवरोध उपस्थित ना हो। अनुबंधन के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग, चलो देख लेते हैं। दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन के संबंध में किए गए अनेक प्रयोगों ने अनुबंधन के संबंध में अनेक प्रत्ययों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। पहला, उत्तेजन, एक्साइटेशन। अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनल स्टिमुलस को प्राकृतिक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर अनुबंधन के फलस्वरूप प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, जो उसे अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए तत्पर कर देती है। विलोपन, एक्सटिंक्शन। अनुबंधन के उपरांत जब अनुबंधित उद्दीपक के उपरांत प्राणी को प्राकृतिक उद्दीपक अनेक बार नहीं दिया जाता है तो धीरे धीरे प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देता है। स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन के कुछ समय उपरांत यदि प्राणी के समझ अनुबंधित उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो कभी कभी प्राणी अनुबंधित अनुक्रिया को पुनः कर देता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। अनुबंधन होने के उपरांत प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी प्रायः उसी ढंग से अनुक्रिया करता है। उद्दीपन विभेदन। अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबंधित उद्दीपक तथा अन्य समान उद्दीपकों में विभेद करने लगता है। बाह्य अवरोध। अनुबंधन के दौरान यदि कोई नया उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक के साथ दिया जाता है तो पूर्व अनुबंधन की प्रक्रिया धीमी या अवरुद्ध हो जाती है। कालिक्रम, टेम्परल सीक्वेंस। अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच समय अंतराल के बढ़ाने पर अनुबंधन कमजोर हो जाता है। द्वितीय कोटि अनुबंधन क्या होता है? किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करने पर नवीन उद्दीपक अनुबंधन अनुक्रिया के लिए अनुबंधित हो जाती है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। अनुबंधन को पुनर्बलित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ स्वाभाविक उद्दीपक भी बीच बीच में दिया जाता रहे। पावलोव के द्वारा प्रतिपादित क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अर्थात उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्बलन की उपस्थिति आवश्यक है, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिक सीखने के लिए पुनर्बलन की उपस्थिति की अनिवार्यता को नकारते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला पूर्णतः निष्क्रिय भूमिका अदा करता है, जो कि अनेक मनोवैज्ञानिकों को स्वीकार नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर अधिक बल देने की भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह कहते हुए आलोचना की है कि अनेक बार व्यक्ति केवल एक ही बार में सीख लेता है। कुछ आलोचक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित सीखने को अस्थायी रूप से होने वाला ऐसा व्यवहार परिवर्तन मानते हैं जो कालांतर में विलुप्त हो जाता है। परंतु इन आलोचनाओं के बावजूद भी पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत वास्तव में एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत है तथा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में इसका सार्थक योगदान रहा है। अब देख लेते हैं इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। दोस्तों, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के कुछ प्रयोगों को छोड़कर शेष सभी प्रयोग पशुओं या पक्षियों पर हुए थे, इसलिए ये प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में यथार्थ रूप में उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद भी इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों का उपयोग मानवीय व्यवहार को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। जैसे लगभग सभी आदतों का निर्माण क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है। स्वच्छता व सफाई से रहने की आदत, समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान करना जैसी अच्छी आदतें इसी सिद्धांत का व्यवहारिक परिणाम है। विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। छात्रों को शब्दार्थ, गुणा, भाग, पहाड़े आदि को सिखाते समय अध्यापक इस सिद्धांत का प्रयोग। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, उपयोगी लग रहा हो,
तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अच्छे अच्छे परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपके समझ प्रस्तुत कर सके। तो दोस्तों अगला है कि बुरी तथा अवांछित आदतों, भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। स्कूली पढ़ाई लिखाई विद्वानों अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए भी अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग में लाया जा सकता है। आइए अब दोस्तों पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं, जिससे सीखा गया ज्ञान और अधिक अस्थायी हो सके और हम समझ सके कि हमारी समझ इस विषय पर कितनी हो सकी है। तो आइए दोस्तों MCQ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पावलोव के कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित कि पावलोव का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन है अनुबंधन पर, अनुकरण पर, अवलोकन पर या प्रेरणा पर। तो दोस्तों पावलोव का अधिगम सिद्धांत जो है वह अनुबंधन पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुबंधन पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन है पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस। तो दोस्तों पावलोव जो है वो रूस देश के वैज्ञानिक थे। पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? रूस देश के वैज्ञानिक थे। तीसरा प्रश्न है पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? ऑप्शन है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शरीर विज्ञान, शिक्षा या समाजशास्त्र। तो दोस्तों पावलोव को नोबेल पुरस्कार शरीर विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। चौथा प्रश्न है पावलोव का प्रयोग किस पर किया गया था? ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा चूहा और चौथा ऑप्शन है बंदर। तो दोस्तों पावलोव का प्रयोग जो है कुत्ता पर किया गया था। किस पर किया गया था? कुत्ता पर किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि घंटी की आवाज प्रारंभ में किस प्रकार का उद्दीपन था? ऑप्शन है अप्रशिक्षित उद्दीपन था, बी प्रशिक्षित उद्दीपन था, सी तटस्थ उद्दीपन था या डी सामान्य उद्दीपन था। तो दोस्तों घंटी की आवाज प्रारंभ करने में घंटी की आवाज जो है प्रारंभ में तटस्थ उद्दीपक था। अब प्रमुख तत्वों पर पावलोव के प्रमुख तत्वों पर जो क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन क्या कहलाता है? देखो दोस्तों पावलोव के प्रयोग में भोजन जो है एक अप्रशिक्षित उद्दीपन या अनकंडीशंस स्टिमुलस का अनुबंधित उद्दीपन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर है कि लार गिराना किसका उदाहरण है? लार गिराना अप्रशिक्षित प्रतिक्रिया है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, अनकंडीशंस रिस्पॉन्स है। घंटी अगला 8वां नंबर का प्रश्न है कि घंटी और भोजन को बार बार साथ प्रस्तुत करने से घंटी क्या बन गई थी? दोस्तों घंटी और भोजन को बार बार प्रस्तुत करने पर घंटी क्या बन गई थी? ऑप्शन है तटस्थ उद्दीपन, प्रशिक्षित उद्दीपन, अप्रशिक्षित उद्दीपन या प्रतिक्रिया। दोस्तों घंटी और भोजन को बार बार साथ साथ प्रस्तुत करने पर जो है घंटी प्रशिक्षित उद्दीपन बन गई थी। क्या बन गई थी? घंटी प्रशिक्षित उद्दीपन बन गई थी। नवे नंबर का प्रश्न है कि जब केवल घंटी से लार गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? जब केवल घंटी बजाने से लार गिरती है, हम जैसे जानते हैं कि पावलोव के प्रयोग में पावलोव ने क्या किया? सबसे पहले भोजन दिया, तो भोजन देने पर जब भोजन दिया जाता है फूड, तो भोजन देने पर लार गिरता है, लार सलाइवा गिरता है। इसके बाद फिर क्या किया जाता है? फूड घंटी बजाने के साथ ही भोजन दिया जाता है, तब भी लार गिरता है। बाद में जब अनुबंधन हो जाता है तो केवल घंटी बजाने पर ही जो है लार आने लगती है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा कि जब केवल घंटी से लार गिरती है तो उसे क्या कहते हैं?
अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं, इसी को अनुबंधन कहते हैं। दोस्तों 10वें नंबर का प्रश्न है कि यह सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम को समझाता है? यानी पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है वह किस प्रकार के अधिगम को समझाता है? संज्ञानात्मक अधिगम है, बी है भावनात्मक अधिगम, संगठनात्मक अधिगम या अन्वेषणात्मक अधिगम। तो दोस्तों इसमें सी कोई ऑप्शन सही होगा कि पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है वो संगठनात्मक अधिगम एसोसिएटिव लर्निंग को जो है समझाता है। अब प्रमुख प्रक्रियाओं प्रोसेस पर आधारित जो है पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि जब अधिगम के बाद घंटी और भोजन देना बंद कर दिया जाता है तो लार गिरना बंद हो जाता है, यह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण कहलाता है, दूसरा विलोपन कहलाता है, तीसरा अनुबंधन और चौथा पुनः प्राप्ति। तो दोस्तों जब अधिगम के बाद घंटी और भोजन देना बंद कर दिया जाता है तो लार गिरना बंद हो जाता है, यह विलोपन की क्रिया होती है। यह किसकी क्रिया होती है? विलोपन की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है विलोपन के कुछ समय बाद पुनः प्रतिक्रिया होना क्या कहलाता है? पुनः अनुबंधन, दूसरा ऑप्शन स्वाभाविक पुनः प्राप्ति, तीसरा सामान्यीकरण या चौथा प्रेरणा। दोस्तों विलोपन के बाद कुछ समय बाद पुनः प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक पुनः प्राप्ति कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है कि जब समान उद्दीपनों पर भी समान प्रतिक्रिया होती है, जब समान उद्दीपनों पर भी समान प्रतिक्रिया होती है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, बी भेदभाव, सी अनुकरण या डी अनुकूलन। दोस्तों जब समान उद्दीपन पर समान प्रतिक्रिया होती है तो यह क्रिया सामान्यीकरण जनरलाइजेशन कहलाती है। 14 नंबर का प्रश्न है जब केवल विशेष उद्दीपन पर ही प्रतिक्रिया होती है तो यह क्या कहलाता है? दोस्तों जब केवल विशेष उद्दीपन पर ही प्रतिक्रिया होती है इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामान्यीकरण, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अनुबंधन या प्रेरणा। तो दोस्तों जब केवल विशेष उद्दीपन पर प्रतिक्रिया होती है तो यह भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। 15 नंबर का प्रश्न है अनुबंधन किस प्रकार का अधिगम है? आप पहला ऑप्शन है यांत्रिक है, या फिर प्रयत्न और त्रुटि है, या संयोग पर आधारित है, या फिर अंतर्दृष्टि पर आधारित है। दोस्तों पावलोव के सिद्धांत में या पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन जो होता है वो संयोग पर आधारित होता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के प्रयोग में कौन सी प्रतिक्रिया सीखी गई? ऑप्शन है पहला भावनात्मक प्रतिक्रिया सीखी गई, या बी शारीरिक प्रतिक्रिया सीखी गई, या सी संवेदी प्रतिक्रिया सीखी गई, या फिर डी प्रेरक प्रतिक्रिया सीखी गई। तो दोस्तों पावलोव के प्रयोग में शारीरिक प्रतिक्रिया को सीखा गया। 17 नंबर का प्रश्न है कि अनुबंधन के लिए क्या आवश्यक है? पहला प्रश्न अभ्यास और पुनरावृत्ति, दूसरा ऑप्शन है कल्पना, तीसरा है अवलोकन और चौथा ऑप्शन है विचार। दोस्तों अनुबंधन के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति आवश्यक होता है। 18 नंबर का प्रश्न है पावलोव के सिद्धांत में कौन सा प्रमुख नियम है? ऑप्शन दिए गए हैं तत्संयोग का नियम, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, प्रभाव का नियम, प्रयास और त्रुटि का नियम या तत्साम्यता का नियम। तो दोस्तों पावलोव के सिद्धांत में तत्संयोग का नियम प्रमुख होता है। अनुबंधन की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उद्दीपन की शक्ति पर, दूसरा ऑप्शन उद्दीपन के बार बार प्रयोग पर, तीसरा ऑप्शन व्यक्ति के उन पर, चौथा ऑप्शन है भावनात्मक स्थिति पर। दोस्तों अनुबंधन की सफलता जो है उद्दीपन के बार बार प्रयोग पर निर्भर करती है। 20 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम में भावना की भूमिका पावलोव ने किस रूप में दिखाई?
ऑप्शन दिए गए उपेक्षित, दूसरा प्रमुख, गौण या अवचेतन। दोस्तों अधिगम्य भावना की भूमिका पावलोव ने जो है गौण रूप में दिखाई, क्योंकि इसमें जो है कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया उसमें उसकी भावनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं था। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ पर कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक को छात्रों के साथ क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दंड देना चाहिए, दूसरा सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, तीसरा केवल प्रश्न पूछना चाहिए, चौथा व्यवहार को नज़रअंदाज करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक को छात्रों के साथ सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए, सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है सीखने में अनुबंधन का सिद्धांत किन शिक्षण विधियों में उपयोगी है। ऑप्शन है भाषा अधिगम में, अनुकरण में, विज्ञान प्रयोग में या गणितीय तर्क में। दोस्तों सीखने में अनुबंधन का सिद्धांत जो है भाषा अधिगम में अधिक उपयोगी होता है। अगला 23 नंबर का प्रश्न है कि डर या भय हटाने की तकनीक किससे प्रेरित है। ऑप्शन दिए गए हैं क्लासिकल अनुबंधन से, क्रियात्मक अनुबंधन से, संज्ञानात्मक अधिगम से या अंतर्दृष्टि अधिगम से। दोस्तों डर या भय हटाने की तकनीकी क्लासिकल अनुबंधन से संबंधित है। चौबीसवां क्वेश्चन है विद्यार्थी को सकारात्मक उद्दीपन देने का क्या परिणाम होता है। अधिगम बढ़ता है, अधिगम घटता है, भ्रम बढ़ता है या विलोपन होता है। दोस्तों विद्यार्थियों को सकारात्मक उद्दीपन देने का परिणाम यह होता है कि अधिगम बढ़ता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि क्लासिकल कंडीशनिंग मुख्य रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। ऑप्शन है स्वैच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक, तीसरा संज्ञानात्मक या फिर रचनात्मक। दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग मुख्य रूप से अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित अगला प्रश्न है कि पावलोव का सिद्धांत किससे भिन्न है। ऑप्शन दिए गए हैं थॉर्नडाइक के प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत से, बी है स्किनर के क्रियात्मक अनुबंधन से, सी है कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से या उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों पावलोव का जो सिद्धांत है इसमें जो है थॉर्नडाइक के प्रयत्न त्रुटि से भी भिन्न है, स्किनर के क्रियात्मक अनुबंधन से भी भिन्न है और कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से भी भिन्न है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। 27 नंबर का प्रश्न है क्लासिकल और ऑपरेंट अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है। पहला ऑप्शन उद्दीपन का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन स्वैच्छिक व अनैच्छिक प्रतिक्रिया, तीसरा प्रयोग का स्थान और चौथा ऑप्शन है किसी में अंतर नहीं है। दोस्तों क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग में मुख्य अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है, स्वैच्छिक व अनैच्छिक प्रतिक्रिया। 28 नंबर का प्रश्न है कि पावलोव के सिद्धांत में कौन सी प्रतिक्रिया सीखी जा सकती है। पहला डर है, दूसरा ऑप्शन खुशी है, तीसरा ऑप्शन भूख है और चौथा ऑप्शन प्रेरणा है। दोस्तों पावलोव के सिद्धांत से जो है डर प्रतिक्रिया को सीखा जा सकता है। 29 नंबर का प्रश्न है लिटिल एल्बर्ट प्रयोग पावलोव के सिद्धांत से संबंधित था पर किसने किया था। दोस्तों लिटिल एल्बर्ट का प्रयोग पावलोव के सिद्धांत से संबंधित था, इसको वॉटसन ने किया था। लिटिल एल्बर्ट प्रयोग किस भावना को दर्शाता है, प्रेम, भय, ईर्ष्या या आनंद। दोस्तों लिटिल एल्बर्ट प्रयोग जो है वो भय की भावना को दर्शाता है। अब कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं, जैसे पावलोव का जन्म कब हुआ था। 1849 में पावलोव का जन्म हुआ था। पावलोव की मृत्यु कब हुई थी। पावलोव की मृत्यु 1936 में हुई थी। तो क्लासिकल अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्लासिकल अनुबंधन का दूसरा नाम प्रत्यायोजित अधिगम कंडीशंस लर्निंग है। अगला प्रश्न है अनुबंधन की प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में होती है। अनुबंधन की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस,
अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स के मध्य होती है। एसोसिएशन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया के जुड़ाव के अर्थ में एसोसिएशन शब्द का उपयोग होता है। विद्यालय में घंटी बजने और छुट्टी होना किसका उदाहरण है? दोनों क्लासिकल अनुबंधन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? विद्यालय में घंटी बजना और छुट्टी होना क्लासिकल अनुबंधन का उदाहरण है। बच्चा दवा की बोतल देखकर रोने लगता है, यह क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है। किसी विशेष शिक्षक को देखकर विद्यार्थी डर जाता है, कारण अनुबंधन द्वारा बनी प्रतिक्रिया होती है। पावलोव का सिद्धांत किस अधिगम के अंतर्गत आता है? पावलोव का सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम के अंतर्गत आता है। क्लासिकल अनुबंधन में कौन सा संबंध स्थापित होता है? क्लासिकल अनुबंधन में उद्दीपन और प्रतिक्रिया का संबंध स्थापित होता है। कंडीशंस रिफ्लेक्स का क्या अर्थ होता है? सीखी गई प्रतिक्रिया कंडीशंस रिफ्लेक्स कहलाती है। अनुबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिगम के जैविक आधार को समझना अनुबंधन का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा में क्लासिकल अनुबंधन उपयोगी है अनुशासन व आदत निर्माण के लिए। इस सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? उद्दीपन है। पावलोव के सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम की व्याख्या करता है? अनैच्छिक अधिगम, इनवॉलेंटरी लर्निंग की व्याख्या करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य और उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।